हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है शैतान, या जिसे हम डेविल भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम हर मूवी में करते हैं, इस मूवी में भी हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं करेंगे, बल्कि इस मूवी के कुछ अनदेखे अनसुने बातों पर भी चर्चा करेंगे। इस फिल्म में बहुत सारे डीपर मीनिंग्स भी हैं जिन पर हम फिल्म के आखिरी में डिस्कस करेंगे। यह एक्सप्लेनेशन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी एक खुशहाल परिवार की है जो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है, जहां एक साधारण सा दिखने वाला पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए कितना बेबस हो सकता है और किस हद तक जा सकता है, यह दर्शाया गया है। यह मूवी एक परिवार पर एक पूरे दिन में होने वाले टॉर्चरर और ट्रॉमा की कहानी बताई गई है, जिससे वे लोग पूरी रात जूझते रहे। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ और जानते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुडी पहना हुआ एक आदमी एक मरे हुए चूहे को एक प्लास्टिक बैग में भरकर जंगल की तरफ एक बेसमेंट के अंदर चला जाता है। अब यह आदमी कौन है और जंगल में क्या कर रहा है, यह हमें आगे पता चलेगा, और फिर यह सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें एक खुशहाल परिवार दिखाया जाता है, जिसमें कबीर, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और उसकी पत्नी ज्योति और उनके दो बच्चे जानवी और ध्रुव होते हैं। मतलब हमारे दो टाइप की फैमिली। कबीर एक जिम्मेदार और प्रोटेक्टिव किस्म का इंसान है जो हर चीज़ अपने सूझबूझ और समझदारी से काम लेता है। ज्योति एक सपोर्टिव और एक आइडियल हाउसवाइफ होती है। जानवी एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीती है, और उससे कोई बात मनवाना या करवाना इतना आसान नहीं होता। और ध्रुव, जो इस परिवार का सबसे छोटा और सबसे लाडला बच्चा है। यही है कबीर की छोटी सी और प्यारी सी दुनिया। दूसरे सीन में हमें जानवी का कॉलेज दिखाया जाता है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, और हम जान पाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज ट्रिप पर लद्दाख जा रहा है और जानवी को भी जाने को कहता है। और तभी कबीर ध्रुव के साथ जानवी को लेने कॉलेज आता है और सब लोग मिलकर घर जाने लगते हैं। कार में जानवी बताती है कि उसे कॉलेज ट्रिप पर लद्दाख जाना है, जिसे कबीर नहीं मानता, और बात करते करते वे लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर जानवी फिर से अपने कॉलेज ट्रिप के बारे में ज़िद करने लगती है, जिसे कबीर आखिर मान जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि जानवी को उस ट्रिप पर जाने वाले सभी स्टूडेंट्स के नाम और फ़ोन नंबर कबीर से शेयर करने होंगे, और ट्रिप के पूरे रास्ते जानवी को अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना पड़ेगा। यह सुनकर जानवी मान जाती है और ट्रिप के लिए परमिशन पाकर बहुत खुश होती है, और सभी उस दिन को एंजॉय करते हैं। कबीर के पास एक गैजेट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग और लाउड स्पीकर दोनों एक साथ होते हैं, जिसे बजा के कबीर अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करता है और फुल फैमिली एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कबीर सबको बताता है कि इस वीकेंड में वे लोग उनके फार्म हाउस में जाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सभी लोग पैकिंग करके अपने कार में छुट्टियां बिताने निकल जाते हैं। उनका फार्म हाउस शहर के शोरगुल से दूर एक गाँव में था, जहाँ उन्हें एकांत मिलने वाला था। उनका सफ़र बहुत सुहाना था, मतलब सुहाना सफ़र, और ये मौसम हंसी टाइप का। सफ़र के दौरान ध्रुव को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगती है, तो कबीर हाईवे पर एक रेस्टोरेंट को देखकर कार रोकता है ताकि वे लोग फ्रेश हो सकें और लंच भी कर सकें। कबीर सबके लिए पराठे ऑर्डर करता है, लेकिन जानवी एक हेल्थ कॉन्शियस लड़की थी, जिस कारण वो पराठे खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बटर था, और इस पर कबीर और जानवी में बहस शुरू हो जाती है। फिर कबीर चाय लेने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, और तभी वहीं खड़ा एक व्यक्ति उसे छुट्टे पैसे देकर उसकी मदद करता है। यह देख कबीर को बहुत अच्छा लगता है। वो व्यक्ति अपना नाम वनराज बताता है और बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जो शहर में रहती है और वो उससे मिलने जा रहा है। फिर कबीर इंसानियत के खातिर उसे अपने परिवार के साथ लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसे वनराज मना नहीं करता और उनके साथ लंच करने बैठ जाता है। वनराज देखता है कि जानवी खा नहीं रही है, तो वो उसे एक लड्डू ऑफ़र करता है कि अगर वो पराठा नहीं खाना चाहती तो वो उसका लड्डू खा सकती है। जानवी को भूख भी लगी थी और सामने से लड्डू ऑफ़र किया जा रहा था, तो वो उस लड्डू को खा लेती है। लड्डू को खाते ही जानवी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दूसरे ही पल वो एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस लड्डू में वनराज ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलाया था और वो एक सही इंसान नहीं है और उसके कुछ गलत इरादे हैं, लेकिन कबीर और ज्योति इसे नोटिस नहीं करते। फिर वनराज जानवी को पराठे खाने के लिए ऑर्डर करता है
और शॉकिंगली जानवी वो पराठा खाने लग जाती है, जिसे देख कबीर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे एक मजाक समझ के इग्नोर कर देता है। लेकिन ज्योति को ये ठीक नहीं लगता, पर कुछ नहीं कहती। वनराज बड़ी ही चालाकी से उनके बारे में सब कुछ पता कर लेता है, जैसे वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर लंच खत्म होने के बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वनराज उन्हें सी ऑफ करने जाता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है, यह कहते हुए कि अगर उसे भूख लगे तो वो यह खा ले। इसके बाद वे लोग फार्म हाउस के लिए चले जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जानवी पूरे रास्ते वो बिस्किट खाती रहती है। फार्म हाउस पहुंचकर वे लोग स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती करते हैं। मस्ती करते करते ज्योति का मोबाइल पानी में गिर जाता है तो वो उसे सुखाने के लिए स्विच ऑफ करके चावल के डिब्बे में रख देती है। और जब वो वापस अपने परिवार के पास मस्ती करने जा रही होती है तो वनराज को फार्म हाउस के मेन गेट के बाहर देखती है, जिसे देख वो घबरा जाती है और उसी वक्त जाकर कबीर को बताती है। कबीर और ज्योति कुछ समझ पाते कि तब तक जानवी जाकर वनराज को घर के अंदर ले आती है। वनराज अंदर आकर बताता है कि उसके मोबाइल में चार्ज नहीं है और वो अपनी बेटी को कॉल नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ देर वहाँ रहकर अपना मोबाइल चार्ज कर लेगा, फिर चला जाएगा। वनराज ने पहले कबीर की मदद की थी, इसीलिए वो मना नहीं कर पाता। फिर वे दोनों रूम में जाकर इस पर बात करते हैं और ज्योति बोलती है कि वनराज का यहाँ आना उसे सही नहीं लग रहा है और उसे जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने को कहे। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तब तक जानवी जाकर वनराज से बातें करने लगती है और उसे सब कुछ बताती है, जैसा उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो कॉलेज ट्रिप पर लद्दाख जाने वाली है, वगैरह वगैरह। जिसे सुनकर वनराज एक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है कि वो उस ट्रिप पर नहीं जाएगी क्योंकि उसे उसके साथ जाना है। तभी ध्रुव वहाँ आकर जानवी पर बॉल फेंकता है, जिससे वनराज को गुस्सा आ जाता है और जानवी से कहता है कि वो ध्रुव के साथ इतना खेले कि वो फिर कभी भी खेलने के बारे में ना सोचे। अब तक हमें यह तो समझ में आ गया था कि जानवी अब वनराज के वश में है, जो कि उसके उस लड्डू और बिस्किट के खाने के कारण हुआ है। लेकिन वनराज का असली मकसद क्या है और वो ये सब क्यों कर रहा है, यह हमें अभी तक पता नहीं चल सका और यह राज वनराज बहुत जल्दी बताने वाला था। खैर, तो जानवी जाकर ध्रुव के साथ झूला झूलने लगती है और बहुत ही तेज़ झूलने लगती है, जिससे ध्रुव बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। कबीर और ज्योति वहाँ आकर जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी नहीं रुकती। उनकी बेबसी को देख वनराज बहुत खुश होता है और जानवी को रुकने को कहता है और उसके कहते ही जानवी रुक जाती है। फिर ज्योति ध्रुव को अंदर ले जाती है, जो बहुत डरा और सहमा हुआ था, और कबीर जानवी से पूछता है कि उसे यह क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जानवी कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। वनराज आकर उनके बीच बोलने लगता है, जिसे देख कबीर बहुत इरिटेट हो जाता है और वनराज को जाने के लिए कहता है। लेकिन वनराज कहता है कि वो जानवी को ले जाना चाहता है और उसके बिना वो नहीं जाएगा। ये सुनकर कबीर बौखला जाता है और वनराज को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तो वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो अपने पिता को उसे बाहर निकालने से रोके, और जानवी अपने पिता के सामने आ जाती है और उन्हें रोकने लगती है। और जब कबीर नहीं मानता तो जानवी कबीर को धक्का दे देती है, जिसे देख कबीर और ज्योति चौंक जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ हमें वनराज के इरादे और मकसद के बारे में पता चलने वाला है। वनराज बताता है कि उसने जानवी को जो लड्डू खिलाया था उसमें काला जादू किया गया था ताकि जानवी उसके वशीकरण में आ जाए, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था। वशीकरण के लिए उसे लगातार काले जादू वाला खाना खिलाना पड़ता है, इसलिए उसने वो बिस्किट दिया था जिसमें भी काला जादू था, ताकि जानवी पूरी तरह से उसके वश में आ जाए। फिर वो बताता है कि जैसे उसने पहले कहा था, वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए उसे पापा मम्मी से परमिशन चाहिए और वे लोग उसे हमेशा के लिए दान कर दे, जिसके बिना थोड़े दिन में उसका वशीकरण जानवी के ऊपर से हट जाएगा। अब तक कबीर और ज्योति को भी समझ में आ गया था कि जानवी अब वनराज के वश में है और उसके इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। यह जानकर कबीर परमिशन देने से मना कर देता है। एक बाप कैसे अपनी बेटी को किसी अनजान के हवाले कर दे, जबकि उन्हें पता है कि उस इंसान के इरादे अच्छे नहीं हैं। ये असंभव है। यह सुनकर वनराज जानवी को उठने और बैठने को कहता है, फिर उसे ज़ोर ज़ोर से हंसने और फिर रोने को कहता है, फिर हंसने और रोने दोनों एक साथ करने को कहता है। मतलब वनराज सिर्फ जानवी से खिलवाड़ कर रहा था और कबीर और ज्योति के बेबसी और उन्हें टूटता हुआ देख वनराज को मज़ा आ रहा था, ताकि वे दोनों हार मान लें और जानवी को हमेशा हमेशा के लिए दान कर दे।
जानवी ये सब करते करते रोने लगती है और यह देख कबीर और ज्योति दोनों वनराज को यह सब बंद करने को कहते हैं। वनराज मान जाता है, फिर उन्हें सभी मोबाइल लाने को कहता है और जानवी से सभी मोबाइल को तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन अब भी कबीर दान करने को नहीं मानता, तो वनराज जानवी को चाय पत्ती खाने को कहता है और जानवी चाय पत्ती खाने लगती है, जिसे देख कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है। उनकी बेबसी को देख वनराज को बहुत मज़ा आता है और फिर जानवी को अपने पापा को थप्पड़ मारने का ऑर्डर देता है और जानवी भी ऐसी ही करती है। और हम देख पाते हैं कि ऐसा करके जानवी की आंखों में आंसू आ गए हैं, जिसका मतलब मैं आपको अंत में बताऊंगा। फिर वनराज जानवी से अपने पैर दबवाता है। ये देख कबीर और ज्योति बेबस होकर पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा है। वनराज बताता है कि उसे सिर्फ जानवी चाहिए और कुछ नहीं, जिसे सुनकर कबीर बोलता है कि यह तो वो कभी भी नहीं करेगा। ये सुन वनराज को बहुत गुस्सा आता है और जानवी को एक लात मार देता है, जिसे देख कबीर वनराज पर हमला कर देता है और उस पर हावी होने लगता है। ये देख वनराज जानवी को ध्रुव का सर फोड़ने को कहता है और जानवी ऐसी ही करती है, जिस कारण ध्रुव के सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देख कबीर रुक जाता है और तभी डोरबेल बजता है। बाहर पुलिस होती है, जिसे ज्योति ने कॉल किया था उस मोबाइल से, जिसे उसने सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रखा था जब वो सभी मोबाइल्स लेने के लिए अंदर गई थी। पुलिस को बाहर देखकर वनराज जानवी को किचन का गैस ऑन करके उस पर बैठने को कहता है और यह ऑर्डर देता है कि अगर वनराज को पुलिस लेकर गई तो वो माचिस को जला दे। इससे बाकी लोग तो सिर्फ घायल होंगे, लेकिन जानवी तो डेफिनेटली मारी जाएगी। यह सब होते होते काफ़ी देर हो जाती है और जब पुलिस देखती है कि काफ़ी देर डोरबेल बजाने पर भी कोई बाहर नहीं आया, तो चेक करने के लिए पुलिस घर के अंदर आती है। पुलिस को देख ज्योति कहती है कि शायद उसके छोटे बेटे ने गलती से कॉल कर दिया होगा और यहाँ सब कुछ ठीक है। और जब पुलिस को सब कुछ ठीक लगता है तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद जानवी किचन के गैस को बंद करके आ जाती है। कबीर वनराज से कहता है कि वो उसके परिवार को छोड़ दे और बदले में वो उसे पैसे और जेवर देगा। वनराज बोलता है कि ठीक है, दे दो जो तुम दे सकते हो। फिर कबीर अंदर जाकर बहुत से रुपये और बहुत से जेवर लाकर वनराज को दे देता है, जिसे लेकर वनराज बाहर चला जाता है। लेकिन कबीर नोटिस करता है कि जानवी अभी भी उसी वशीकरण में है, ठीक नहीं हुई है। वे लोग कुछ समझ पाते कि तभी घर के बाहर आग जलता हुआ देखते हैं, जिसमें वनराज उनके दिए गए पैसे और जेवरों को जला रहा था। फिर वनराज घर के अंदर आ जाता है और बताता है कि वो एक शैतान है, जिसे पैसे और जेवरों की लालच नहीं है, उसे सिर्फ जानवी चाहिए, जिसके बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा। और यहाँ वनराज अपने असली मकसद के बारे में बताता है। वनराज बताता है कि वो एक तांत्रिक है और आज की रात उसे अपार शक्ति और सिद्धि मिल जाएगी और वो इस संसार का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा और सभी को अपने वश में करके इस दुनिया पर राज करेगा। आज रात के बाद उसे किसी को वश में करने के लिए लड्डू या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ किसी को देखकर ही उसे हमेशा के लिए अपने वश में कर सकेगा, लेकिन इसके लिए उसे जानवी चाहिए। वो उनके लिए एक शैतान है, जिसके मर्ज़ी के आगे अगर वे लोग नहीं झुके तो उन्हें और भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। कबीर फिर भी नहीं मानता और यह देख वनराज हंसते हुए जानवी से कहता है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम मेरे वशीकरण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ और तुम पहले जैसे ठीक हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन वनराज को पता नहीं था कि यह बोलकर उसने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यह आपको बाद में पता चलेगा। फिर वनराज जानवी को खुद को थप्पड़ मारते रहने को बोलता है और जानवी खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और मारती ही रहती है और मारते मारते उसके आंखों से आंसू निकलती रहती है। फिर वनराज उसे म्यूज़िक ऑन करके नाचने को कहता है और जानवी नाचने लगती है और हम देखते हैं कि वो अब तक बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी नाचे जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद म्यूज़िक प्लेयर की बैटरी ख़त्म होने के कारण म्यूज़िक बंद हो जाती है और जानवी भी नाचना बंद कर देती है। इतना टॉर्चर होने के बाद जानवी के पैर दर्द के मारे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो खड़ी थी। वनराज जानवी को एक चाकू लाने को कहता है और ऑर्डर करता है कि वो सो रहा है और अगर कोई उसे मारने आए तो जानवी उसे मार डाले। और यह कहकर वो सो जाता है और जानवी वहीं खड़ी रहती है। जानवी की यह हालत देख ज्योति सह नहीं पाती और कबीर के पास चली जाती है, जो पहले ही ध्रुव के पास चला गया था। ज्योति बताती है कि वनराज सो रहा है और जानवी को उसका बॉडीगार्ड बनाकर खड़ा रखा है। कबीर जाकर देखता है कि जानवी वहीं खड़ी है। कबीर को देखकर जानवी सिर्फ इशारों में उसे आने से मना करती है, क्योंकि अगर कबीर आया तो उसे कबीर पर हमला करना पड़ेगा और वो अपने पापा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी।
जानवी इतनी थक गई थी कि वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कबीर वापस कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वनराज नींद से उठ जाता है। ज्योति वनराज से रिक्वेस्ट करती है कि वो जानवी को कपड़े बदलने के लिए जाने दे, लेकिन वनराज कहता है कि उसके सामने ही जानवी के कपड़े बदले। यह सुनकर जानवी घबरा जाती है, जिसे हम उसके चेहरे के हाव भाव से समझ पाते हैं, लेकिन वो हिलडुल नहीं पाती। फिर ज्योति को वनराज के सामने ही जानवी के कपड़े बदलने पड़ते हैं, लेकिन ज्योति अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अपनी बेटी की ऐसी हालत और इतनी बेइज्जती देखकर उसके सब्र का बांध टूट जाता है और जानवी से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। अब तक कबीर भी नीचे आ चुका होता है और देखता है कि ज्योति वनराज से लड़ रही है और जानवी उस पर चाकू से हमला करने वाली है। यह देख कबीर पहले जानवी को बांध देता है और फिर खुद वनराज की पिटाई करने लगता है। वनराज बहुत मार खाता है, लेकिन जब वो खुद को बचा नहीं पाता तो जानवी को ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए बोलता है, जब तक कि ना वो मर जाए। फिर वनराज कहता है कि अगर कबीर ने उसे मार डाला तो जानवी यूं ही हंसते हंसते मर जाएगी। ये देख कबीर रुक जाता है और वनराज को यह रोकने के लिए कहता है। वनराज कहता है कि कबीर ने उसे मारा है तो उसकी तो कीमत चुकानी ही होगी, और जानवी को ऑर्डर करता है कि वो जाकर ध्रुव को जान से मार दे। ये सुनकर घर में अफरा तफरी मच जाती है। ज्योति और कबीर दोनों मिलकर जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वशीकरण में होने के कारण जानवी में बहुत ताकत होती है, जिसे दोनों मिलकर काबू में नहीं कर पाते। फिर ज्योति जानवी को कस के थप्पड़ मारती है, जिस कारण जानवी थोड़ी देर के लिए होश में आ जाती है और रोने लगती है, और तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जानवी वापस वशीकरण में चली जाती है और उन्हें स्टोर रूम में बंद करके पूरे घर में ध्रुव को ढूंढने लगती है। वाकई में ये एक बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन थी। खैर, तो ढूंढते ढूंढते जानवी छत पर पहुंच जाती है जहां ध्रुव छुपा हुआ था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर भी खिड़की के रास्ते छत तक पहुंच जाता है, लेकिन जानवी उस पर चाकू से हमला करती है और उसका चाकू कबीर के हाथ में ही अटक जाता है, और देखते ही देखते जानवी ध्रुव को छत से गिरा देती है और छत से गिरकर ध्रुव बेहोश हो जाता है और उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर वनराज कहता है कि अगर अब भी उन्होंने जानवी का दान नहीं किया तो वो जानवी को इस बार ध्रुव को मार डालने के लिए बोलेगा। यह सुनकर कबीर वनराज से रिक्वेस्ट करता है कि जानवी को दान करने से पहले वो कुछ पल अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता है, जिसे वनराज मान जाता है। और हम देखते हैं कि कबीर जानवी के पॉकेट में ज्योति द्वारा सुखाने के लिए छुपाई गई मोबाइल को रख देता है और उसका लाइव लोकेशन ऑन कर देता है, जिसे वह अपने ड्राइवर के मोबाइल पर शेयर कर देता है, और मजबूरन दोनों जानवी का दान कर देते हैं ताकि वह ध्रुव को बचा सके। और वनराज एक शैतानी स्माइल देकर जानवी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वनराज के जाते ही कबीर ज्योति को ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और वो खुद वनराज का पीछा करने चला जाता है। तो हम देखते हैं कि ज्योति ध्रुव को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, और दूसरी तरफ कबीर अपने ड्राइवर का मोबाइल लेकर उसमें लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए एक जंगल के रास्ते वनराज के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही उस पर कुछ लड़कियां हमला कर देती हैं, जो जाहिर सी बात है कि वे भी वनराज के वशीकरण में थीं। उनको हरा के जब कबीर उस खंडहर में जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ जानवी की उम्र के सैकड़ों लड़कियाँ थीं जो वनराज के वशीकरण में थीं, और सभी लड़कियाँ कबीर को देखते ही उस पर हमला करके घायल कर देती हैं और घसीटकर वनराज के पास ले जाती हैं। वनराज बताता है कि उसके पास कुल 108 लड़कियाँ हैं जिनकी वो आज रात बलि देगा और उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वनराज यह सब बोल ही रहा था कि तभी कबीर एक जल्दी हुई लकड़ी से उस पर हमला कर देता है और उसकी जीभ काटकर आग में फेंक देता है, जिससे वनराज तड़पने लगता है। वनराज ने सभी लड़कियों को ऑर्डर देकर रखा था कि अगर कोई वहाँ आए या उसे पकड़ने की कोशिश करे या उसे मारे तो सभी लड़कियाँ उस व्यक्ति को मार दें, जिस कारण सभी लड़कियाँ कबीर को मारने के लिए उस पर टूट पड़ती हैं। और तभी वनराज के स्वर चारों तरफ गूंजने लगते हैं कि आज से तुम लोग मेरे वशीकरण से आज़ाद हो और तुम लोग फिर से पहले जैसे ठीक हो जाओ। लेकिन यह वनराज नहीं बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी जो कबीर के उस गैजेट से आ रही थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि कबीर उस गैजेट को अपनी जेब में रखकर वनराज के सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल कर सके। और जब वनराज जानवी को लेकर चला गया तो कबीर उसका पीछा करने से पहले उसकी रिकॉर्डिंग्स को एडिट करके एक सही सेंटेंस बना दिया जिससे वनराज का वशीकरण टूट जाए। और वैसा ही हुआ।
रिकॉर्डिंग के चलते ही सभी लड़कियों का वशीकरण टूट जाता है और जानवी रोते हुए अपने पापा के गले लग जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया जाता है और पुलिस हॉस्पिटल में कबीर से वनराज के बारे में पूछताछ करती है और उनके बातों से हमें यह पता चलता है कि वनराज फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर कुछ दिन में कबीर और ध्रुव घर वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर हमें 1 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है और हम फिल्म के स्टार्टिंग वाले सीन में पहुंच जाते हैं जहां एक व्यक्ति एक मरे हुए चूहे को एक प्लास्टिक बैग में डालकर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर है जो उस मरे हुए चूहे को लेकर जंगल के एक बेसमेंट में चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ कबीर ने वनराज को बांध कर रखा है जिसे वो सिर्फ मरे हुए चूहे और चाय पत्ती खाने को देता है और यही वनराज की डेस्टिनी है जहाँ उसे यही सब खाकर जीना होगा। फिर कबीर बोलता है कि तुम हमारे परिवार में शैतान बनकर आए थे लेकिन तुम्हारे लिए अब मैं शैतान हूँ, और यह कहते हुए कबीर एक शैतानी स्माइल देता है। दोस्तों, अब हम इस फिल्म के कुछ छुपे हुए डीपर मीनिंग्स पर चर्चा करते हैं। पहले हम कबीर के बारे में बात करते हैं। कबीर ने शुरू से ही यह नोटिस किया था कि जानवी हर वो बात मान रही थी जो वनराज उसे करने को बोल रहा था, जिसका मतलब साफ था कि सिर्फ वनराज की आवाज़ ही है जिसकी मदद से वो अपनी बेटी को उसके वशीकरण से आज़ाद करा सकता है। इसलिए वह उस गैजेट को अपनी जेब में रख दिया था जिसमें रिकॉर्ड और लाउड स्पीकर था ताकि वह वनराज की सभी बातें रिकॉर्ड कर सके और जिसकी मदद से वो सभी लड़कियों को वनराज के वशीकरण से आज़ाद करा सका। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल वक्त में टूटे नहीं बल्कि अपने दिमाग और बुद्धि का सही उपयोग करे, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। फिल्म में हमें यह बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला, आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम जेन्युइन पर्सन होते हैं जो बिना किसी मतलब के या स्वार्थ के आपकी मदद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि गलत इरादे वाले व्यक्ति आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। दूसरा यह कि किसी भी हालत में हमें किसी अनजान व्यक्ति के पास से कोई भी खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए, जैसा जानवी ने किया था, वनराज से लड्डू लेकर और फिर बिस्किट लेकर, बेसिकली जिसका कबीर और ज्योति को ध्यान रखना चाहिए था। तीसरा, हमारे आसपास कुछ भी अनयूजुअल हो तो हमें तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे जब कबीर ने देखा कि जानवी जो थोड़ी देर पहले वो पराठा खाने से मना कर रही थी, वो वनराज के कहने पर बिना कुछ कहे चुपचाप वो बटर में भिगोया हुआ पराठा खाने लगी। अगर कबीर ने सतर्कता रखी होती तो उन्हें इतना टॉर्चर नहीं सहना पड़ता। अब उस वशीकरण के बारे में बात करते हैं जिस पर यह पूरी मूवी बेस्ड है। जब जानवी ने कबीर को थप्पड़ मारा था तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसका मतलब था कि वो वनराज के वशीकरण में तो ज़रूर थी, लेकिन वो सब कुछ देख और समझ पा रही थी, पर वो बेबस थी क्योंकि उसका पूरा शरीर वनराज के ऑर्डर्स को ही मान रही थी। ये इसलिए था क्योंकि कबीर ने उसे दान नहीं किया था, इसके लिए जानवी के शरीर में अभी भी जानवी की चेतना बची हुई थी। लेकिन जब कबीर ने जानवी को दान कर दिया तब वनराज के ठिकाने पर जानवी सिर्फ एक रोबोट जैसी थी जो कबीर के गैजेट के चलने के बाद ही ठीक हुई। यह मूवी रीमेक है गुजराती मूवी वश की, जिसकी कहानी बहुत सी जगह अलग है। जैसे वश मूवी में दुनिया पर राज करने वाला पॉइंट नहीं था, उसमें वनराज लड़कियों को अपने वश में इसलिए करता था ताकि वो उन लड़कियों को अपने पास रख सके। उस मूवी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बल्कि उसमें कबीर ने जानवी के कान में सीजर घुसा दिया था ताकि वो वनराज के इंस्ट्रक्शंस को ना सुन सके, जिस कारण उस मूवी में जानवी हमेशा के लिए उसी ट्रांस स्टेट में ही रह गई और कभी भी ठीक नहीं हो पाई। और जब ज्योति ध्रुव को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जा रही थी तब उनका एक्सीडेंट हो गया था और वे दोनों मारे गए थे। उस मूवी में कबीर का पूरा परिवार मारा गया, जो कि बहुत ही दुखद एंडिंग था। लेकिन इस मूवी में एक हैप्पी और सेटिस्फाइंग एंडिंग दिखाया गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।